देवियों सज्जनों, एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करिए तेजस्वी सूर्या जी का। आज इस सत्र के अतिथि वक्ता तेजस्वी जी का यह इंटरव्यू, यह साक्षात्कार आप सबके लिए यादगार भी रहने वाला है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विकसित भारत का संकल्प देश के करोड़ों युवाओं के सामने रखा है, उस संकल्प की सिद्धि का ध्वजवाहक इस देश का करोड़ों युवा ही है। और जब तेजस्वी जी जैसे जनप्रतिनिधि को इस देश का युवा देखता है, वह गौरवान्वित होता है, वह भी प्रेरित होता है सामाजिक और राजनीतिक कार्य करने के लिए। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं तेजस्वी जी आपका इस सुशासन महोत्सव के इस सत्र में। इस सत्र का विषय है युवा भारत और गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। तेजस्वी जी, मेरा पहला सवाल आपसे, और ये सवाल नहीं है, आपकी उम्र में जब आप चुने गए लोकसभा सदस्य, तो कॉलेज विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन वाली राजनीति जिनको करनी चाहिए थी, उनकी भी इच्छा जगने लगी कि मुझे डायरेक्ट राजनीतिक पार्टी में जाके काम करना है। तो आपकी जो यह जर्नी है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के और इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संसद सदस्य के नाते, उसका अनुभव हम सबको साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मैं सबसे पहले रामभाव मालगी प्रबोधिनी के पूरे टीम को और विशेष रूप में विनय सहस्रबुद्धे जी को देश की युवाओं की तरफ से इस भव्य सुशासन महोत्सव आयोजन करने के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि सुशासन का सीधा असर देश के युवाओं में, देश के युवाओं के ऊपर होता है। While we appreciate good governance, many a times we do not appreciate truly the impact of bad governance. कल के वाइट पेपर पढ़ने के बाद आप सबको बैड गवर्नेंस का भी क्या इम्पैक्ट होता है ये समझ में आया है। So when the country is witnessing a golden era of good governance, it is very important to spread the message of Sushaasan, and this is a very very important conclave that Rambhav Malgi Prabodhini and the team have put together. So a big round of congratulations and gratitude for the team. So मैं संक्षेप में दो चीज अनुभव के रूप में बताना चाहता हूं। एक डायमेंशन, एक नॉर्मल युवा जो 27.5, 28 में, when I got an opportunity to get elected as a member of parliament, 2013-14 के देश के माहौल आप एक बार जब याद करते हैं, आपको बहुत स्पष्ट रूप में समझ में आता है कि देश के माहौल 2013-2014 के बिगिनिंग में बहुत एक डिस्पॉन्डेंसी में पड़ गया था। एवरी डे अखबार में हम स्कैंडल्स के बारे में, बड़े बड़े स्कैम्स के बारे में पढ़ते थे। दिल्ली में जो निर्भया के एपिसोड हुआ था, वो एक प्रकार के देश के कॉन्शियंस के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ था। रोज हम किसी ना किसी देश के कोने में टेररिस्ट अटैक के बारे में हम पढ़ते थे। देयर वॉज अ सेंस ऑफ डिस्पेयर, डिस्पॉन्डेंसी, फ्रस्ट्रेशन इन द माइंड्स ऑफ यंग पीपल, एंड नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति ही एक प्रकार का डिटैचमेंट, एक प्रकार का गुस्सा, एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन देश के युवाओं के मन में था। And I think most of us here remember those days when we all participated in the Anna Hazare movement, thinking that this is some outlet which may perhaps give better governance for the country. What came out of it and what happened later from that movement is a different thing altogether. But we were all in a desperate lookout for a ray of hope
amidst these whole dark clouds that had come to occupy the Indian political space. So, just like you, just like most of the young people sitting here, I went and participated in one of those protests, hoping that things will change. And in the middle of all of these dark clouds came a ray of hope in the name of Narendra Modi, and that began a transformation not just for young people like us at an individual level, but collectively for the nation. लेकिन तेजस्वी जी अभी 2014 के पहले की बात कर रहे थे, और इसी संसद के सत्र में आपने मोदी के पहले और मोदी के बाद एक बात रखी, और बहुत युवाओं ने उसको ध्यान से देखा है। मैं उसको कहूँ कि मोदी के पहले या मोदी के साथ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब आप कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव में जाएंगे, तो देश के युवा आपसे यदि पूछे कि पिछले 10 सालों में सुशासन को लेके युवाओं के दृष्टि से आपका सबसे मेजर अचीवमेंट क्या है आपकी सरकार की, क्या कहेंगे? बताता हूँ मैं। आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स आपके पहले के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आई कम टू दिस आफ्टर दैट। So the difference was that, I was like many youngsters of that age, somebody who had lost faith and belief that the system can actually deliver good for the people. So the last 5 years, as an elected member of parliament, having seen the work of the government at various levels, I can tell you for one that from being a cynic about the system, I am today one of the biggest believers in the goodness of the system. This is the first change that has happened at an individual level. Second, this is, I think I am telling this for the first time, जब हम युवा मोर्चा में भी काम करते थे, एंड कर्नाटका के बाय इलेक्शंस हो गया और अलग अलग चुनाव हो गया, हम देखते थे। इट इज़ अ रियलिटी दैट इलेक्शंस इन इंडिया आर अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, और देश के 90% युवा इसलिए राजनीति में नहीं आ सकता है, और जो आने के बाद भी वो कंटेस्ट करने के लिए बहुत हतोत्साहित हो जाता है, बिकॉज इलेक्शंस आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। एंड बिकॉज ऑफ दिस 90% जो डायनास्ट्स जो निकल के आते हैं वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि दे हैव एन अनफेयर अनइक्वल स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज दे आर इनहेरिटर्स ऑफ नॉट ओनली देयर पेरेंट्स political legacy, but most importantly their parents' monetary legacy as well. So जो आम युवा होते हैं, they are not capable to contest elections because एक सामान्य footing से, equal footing से वो contest ही नहीं कर पाते हैं। राजीव जी, there have been multiple occasions where I have sat with our Yuva Morcha colleagues just 5-6 years ago, despite being in a party like the BJP, which abhors dynasty politics, which promotes talent and merit, इसके बावजूद भी हम सब लोग बैठ के बात करते थे, भाई ये तो ठीक है, पर जब चुनाव आ जाते हैं हम जैसे युवाओं को तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है उन्हीं लोगों को टिकट पार्टी देते हैं, क्योंकि विनेबिलिटी ही फाइनली मैटर होता है, एंड पार्टी भी जिसके पास पैसा है उनको ही टिकट दे देते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि पार्टी में भी सुशासन जरूरी है, गवर्नमेंट में ही नहीं? सुशासन हर जगह पे जरूरी है। तो आपकी पार्टी ने किया है। एक मिनट में आपको कंप्लीट करता हूं। दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन इवन इन माय माइंड, डिस्पाइट बीइंग अ ऑफिस बेरर ऑफ द युवा मोर्चा 5-6 years ago, कि हम चुनाव में देखते थे 5 साल 10 साल तक युवा कार्यकर्ता पार्टी में काम करता था, उसके बाद टिकट देने के टाइम में उनको कंसिडर नहीं होता था क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। हम भी सोचे थे कि मुझे भी मौका नहीं मिलेगा, अपने साथी को भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने पास उस प्रकार का लेगेसी नहीं है, पैसा का क्षमता नहीं है। दिस वॉज द सेकेंड सिनिसिज्म दैट वॉज इन मी। बट आज मैं जब चुनाव में कंटेस्ट करने के लिए गया, मेरा अफिडेविट आज भी आप ओपन करके देखिए, बहुत 30 मिनट के अंदर अंदर अफिडेविट हम फाइल कंप्लीट करके फाइल किए, क्योंकि मेरे पास मूवेबल असेट्स नहीं था, इमूवेबल असेट्स नहीं था। जो वकील के नाते जो कमाई मैंने किया था, खाली 11 लाख रुपए का असेट्स था, वो डिक्लेयर करके मैं चुनाव में गया। एंड आज मैं सांसद के रूप में यहाँ बैठा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन को पार्टी के अंदर
और देश में सुशासन को लागू करने का प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, लोकतंत्र के प्रति जो कमिटमेंट है, आई कैन क्लेम दैट आई एम अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एट अ नेशनल लेवल इन द कंट्री एंड गुड गवर्नेंस. सो सॉरी मैंने थोड़ा नहीं बिल्कुल ज्यादा लिया, बट द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एक साल एक लाइन में इसको समअप करना है तो 5 साल पहले जो सिनिसिज्म मेरे मन में था, जो रेबेलियस एटीट्यूड मेरे मन में था, that has now given way for optimism and hope in the system that the system will deliver for the people. आपका ये कहना है कि जब 2024 के इलेक्शन में आप जाएंगे सुशासन के मुद्दे के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सरकार नहीं चलाते, हम सेवा करते हैं, तो देश के युवाओं के सामने सुशासन भी एक मुद्दा होगा, क्योंकि 2014 के बाद, आप पहले की बात आपने की, तो कुशासन वर्सेस सुशासन ये भी मुद्दा होगा क्या, ये मैं आपसे जानना जरूर होगा. और विशेष रूप में मैं मानता हूं पिछले 10 साल में जो काम हुआ है वो युवा केंद्रित विकास हुआ है. और जैसे मैंने पहले इंटरवेंशन में बोला, सुशासन का सबसे बड़ा उपलब्धि किसी एक सेक्शन डेमोग्राफी को होता है तो वो देश के युवा को होता है. I want to give you 2 examples of what good governance can do and what delirious effect bad governance will have. MS स्वामीनाथन जो स्वामीनाथन अंकलेश्वरी अय्यर जो अपना इकोनॉमिस्ट है और पॉपुलर कॉलमिस्ट भी है, कमेंटेटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, एंड ही इज नॉट known to be somebody who is sympathetic always to the Bharatiya Janata Party or the government. A few years ago, he had written a book, he had written a paper called The Cost of Mindless Socialism in India. And in that, with a lot of data, he presents a very insightful articulation of how policies that 65, 70 years, almost 55, 60 years the country pursued, kept the country deliberately in poverty, deprived generations of Indians of great opportunities in education, employment and opportunity. And what has been the human cost of this? मतलब maternal mortality के वजह से कितना मातृशक्ति को हम खो गए. Because of bad governance, how many children passed away because of bad nutrition? Because of bad governance, what has been the health cost on people because of not having adequate health coverage? How many people, how many millions dropped back into poverty because of out-of-pocket funding, out-of-pocket medical expenses funding? And if you look at that, you will understand that India was not poor by accident, but India was deliberately kept poor by policy choices. So that is the bad effect of bad governance, and the biggest casualty was the aspirations, the dreams of the young Indian. Contrast that with what has happened in the last 10 years. I want to highlight only 2 points. We were speaking about dynasty in politics, that जो political legacy को inherit करता है या उनका monetary legacy को inherit करता है, वही लोग आगे आते रहते थे. उसका change जो politics में आया है. आज देश के entrepreneurs का list आप आज देखिए. आज देश के economy में भी, मैं आज जस्ट जब यहाँ आता था रास्ते में मैं पढ़ा, इंस्टाग्राम में एक पोस्ट था, a new guy called Pearl Kapoor has emerged as India's youngest billionaire at 27 years old. So this is democratization of our economic space as well. Today you are hearing stories of a Nikhil Kamath, you are hearing stories of a Deependra Goyal from Zomato. You are hearing hundreds of entrepreneurs without any legacy who are coming forward and starting their journey. A few months ago, Nandan Nilekani or Narayan Murthy of the Infosys gave an interview and said, when they started Infosys and wanted to import a few computers from the United States, Narayan Murthy and Nandan Nilekani had to make 50 trips
to Delhi for 3 years to get permission to import 12 computers. This was the way the country's entrepreneurial ecosystem was shackled and kept. This is the first dimension of good governance, how it has affected us. Second, by good governance over the last 10 years, you will also notice that this government has leveraged technology like no other before. आज उसके वजह से हम एक दिन में डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतना कर रहे हैं जितना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3 साल में करते हैं. So we are a digital superpower today. It has helped the life of people become better. It has eased the way that we live. सेकेंड, जब हम युवा के बात करते हैं, ज़्यादातर हम स्टार्टअप्स के बारे में ही बात करते हैं, इसके ही बात करते हैं जो अर्बन यूथ है. बट आज भी बहुत बड़े संख्या में यूथ ग्रामीण भाग में भी रहते हैं. एंड जो सोशल सेक्टर में अपना परकोलेशन हुआ है, सैचुरेशन हुआ है, वो डायरेक्टली देश के आम युवा जो गरीबी में रहते थे, जो बिना बेसिक फैसिलिटीज के साथ रहते थे, उनके जीवन में बहुत बड़ा सुधार आया है. टुडे when I was traveling in Uttar Pradesh for the Uttar Pradesh elections, there was a very interesting newspaper item that caught my attention. आगरा से 200 किलोमीटर के दूर में एक छोटी सी गांव में this incident had taken place. It was reported in a newspaper. A girl had rejected a शादी का रिश्ता because there was no toilet facility in the house of in her prospective matrimonial home. This giving her a choice, giving her a voice is empowerment of युवा. ये वो भी युवा है देश का, but many times we do not consider them. So कल के जो व्हाइट पेपर है, इसमें आप देखें, कांग्रेस वाले बोलते रहते हैं ना कि ये जो सरकार के आपके स्कीम है जनधन अकाउंट, ये भी अपने ही योजना था. इट वॉज ट्रूली इट वॉज देयर योजना, नोबडी डिनाइज इट. बट जनधन अकाउंट का कवरेज कितना था? 10 साल में कुछ ही लाख फ्री जनधन अकाउंट उन्होंने खोले थे, और 9 साल में मोदी सरकार ने 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट हम 9 साल में किए. दिस सैचुरेशन. सो लाइक दिस आई कैन गिव ऑप्टिकल ऑप्टिकल नेटवर्क का. It was in a few thousand kilometers. Today it is a few lakh kilometers. So सुशासन के वो सुशासन का मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट होता है. बिल्कुल. एंड द यूथ आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ गुड गवर्नेंस. आपने स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की बात की. इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 के बाद ये दुनिया में सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है भारत, और स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स में भी सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं हमारे. लेकिन आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं, जहाँ से चुन के आते हैं, वो मुझे लगता है पूरे देश में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो अपने आप में मिनी भारत है. पूरे दुनिया के ही नहीं, पूरे देश के भी और दुनिया के भी युवा वहाँ आके रहते हैं. स्टार्टअप भी चला रहे हैं वहाँ से, आईटी में जॉब भी कर रहे हैं वहाँ के. आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं. आप उनसे जब बात करते हैं, आपको प्रधानमंत्री जी के विजन के बारे में 2047 तक की जो उनकी सोच है विकसित भारत के बारे में, उसका क्या चित्र दिखता है? उन युवाओं के आंख में क्या झलक मिलती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो देश के युवाओं के जो आज के मानसिकता है, क्योंकि एटीट्यूड डिफाइंस एवरीथिंग. आज के देश के युवाओं के जो एटीट्यूड है वो अत्यंत पॉजिटिव है और कॉन्फिडेंस से भरित है. दिस इज द बिगेस्ट चेंज. और इसमें 2 कारण है मुझे जो दिखता है. पहला तो यह है कि आज आम युवा को लग रहा है कि देश में एक प्रकार का रूल बेस्ड, लॉ बेस्ड सिस्टम है, और आप एक फ्लैट वर्ल्ड है जिसमें आपको मौका का कमी नहीं है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो इफ यू मेक एफर्ट्स, इफ यू मेक स्ट्रगल, आप आगे आ सकते हैं. यह सबसे बड़ा एस्पिरेशन है. व्हेन यू नो दैट the system is fair, when you know that it's a rule based order, when you know that if you work hard, your hard work will be rewarded, there cannot be a better incentive for a young person than that. This is the first thing. Second, आप दूसरा बात भी ये देखिए, पिछले 10 साल में
बहुत कंसर्टेड एफर्ट के साथ देश डीकॉलोनाइजेशन के ओर प्रयास किया है। एंड जो अपने जो जनरेशन है ना, आपका मेरा हम सबका जनरेशन, द ब्यूटी ऑफ दिस जनरेशन इज दैट वी आर द फारदेस्ट फ्रॉम द shadows of colonialism, because most of us were born in 90s and thereafter. So, contrary to popular perception that our generation does not resonate with cultural renaissance, it is our generation which is the biggest supporters of the Bhavya Ram Mandir construction that has taken place in Ayodhya. It is our generation that wants to actually promote Matrabhasha Shiksha. And just now outside we saw the stall which is attempting a real-time translation of Bharatiya Bhashas using artificial intelligence. So the reason of this renewed sense of confidence among young people is not only because we are in an era of governance which respects rule of law, which has put in place a fair performance rewarding world order, but also because we are finding our own spirit in a renewed sense of cultural revivalism. So this is also giving us a sense of purpose, a renewed sense of self-belief in about ourselves. अभी G20 का बहुत बड़ा कार्यक्रम समाप्त हुआ और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की है। Y20 में आप बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे। Y20 के माध्यम से पूरी दुनिया के यूथ जो यहाँ आए और यहाँ के डेलीगेशन का भी जो जाना हुआ होगा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के युवाओं का भारत के बारे में, भारत के यूथ के बारे में और खासकर प्रधानमंत्री जी के बारे में कैसा परसेप्शन बन रहा है? युवा मोर्चा के प्लेटफॉर्म के वजह से, Y20 के प्लेटफॉर्म के वजह से देश के और देश के बाहर के युवाओं के साथ भी बातचीत करने का मौका मिलता रहता है। अनफॉर्चुनेटली राजीव जी, देश के लगभग 100 साल में एक व्यवस्थित कॉन्स्पिरेसी, भारत को गलत रूप से प्रेजेंट करने का जो कॉन्स्पिरेसी है, वो देश विदेश में बहुत बड़े रूप में हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द यूथ ऑफ a lot of countries abroad have rather become victims of this propaganda. So the moment they think of India, they think of our society as caste-ridden. The moment they think of India, they think it's the 3 C's, cow, caste, curry. If you go abroad and talk to some young person, he will generally ask you questions which are deeply ingrained in this stereotype of the country. Now, what has changed in the last 10 years is that slowly, steadily, but surely, this 100 years effort of making this wrong stereotype of India is breaking. And the young people are today seeing India as a space superpower. They are seeing India as a country which can offer and export good governance models. The youth of the world are today looking at India and saying, how did you manage to vaccinate 100 crore people in the shortest period of time, using digital technology in the most seamless manner, also the cheapest vaccination coverage throughout the world? They are looking at us and asking these questions. So India today is known for progressive things like good governance. India is today known for its vibrancy in democracy, because the world today is taking note of the fact that we are not only the world's oldest democracy, but we are also the world's most vibrant democracy. And year on year, this is also a very interesting talking point that had come multiple times during our interaction with Y20. A young person from Indonesia asked me a question. How is it that your Prime Minister, repeated survey after survey at a global level, manages to be on the top of all popularity survey lists?
when Joe Biden can't do it, when Vladimir Putin can't do it, when Angela Merkel couldn't do it, when the biggest leaders of the advanced world cannot do it, how is it that your prime minister's popularity is always above 72%? So these are also talking points. The young of the world take तेजस्वी जी, बीच में एक लाइन जोड़ता हूँ सिर्फ, आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन ये आप अपने ही देश के विपक्ष को क्यों नहीं दिखता है? वो विपक्ष है इसलिए नहीं, विपक्ष को दुनिया में जो स्वीकार्यता है वो भी तो देश के बाहर जाते हैं, जो आपने बात कही है, लेकिन उनको ये क्यों नहीं दिख रहा है? तारीफ क्यों नहीं करते? उनको दिख रहा है, वो नहीं मान रहा है। बिल्कुल। और बट आप जब प्राइवेटली बात करते हैं ना विपक्ष के नेताओं के साथ, प्राइवेटली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑफ कैमरा अभी सब भी बोलते जब मैं पार्लियामेंट से पहले जब यहाँ आ रहा था, यहाँ से पहले मैं जब पार्लियामेंट में था, कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता कॉरिडोर में मुझे मिला, एंड ही टोल्ड मी इन प्राइवेट, आप तो 100 दिन के बाद सरकार में वापस आना गारंटी है, हम तो यही बैठना है। तो प्राइवेटली ये लोग मानते हैं, पर क्या है, उनका भी मजबूरी है, टीवी में तो बाहर आकर तो ये नहीं बता सकते हैं। सो दिस इज उनका भी प्रोफेशनल हजार्ड्स है, क्या बता सकते हैं। तेजस्वी जी, एक आपके मतलब आपसे एक व्यक्तिगत जैसा सवाल है, लेकिन हम लोग इसलिए सुनना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी की कई घटनाएं ऐसी आती हैं जिसमें मंडल स्तर तक के किसी कार्यकर्ता को उन्होंने चौंका दिया, उसको पत्र लिख के, कभी उसको फ़ोन करके, कभी उसका हालचाल पूछ के। आपके साथ कभी ये घटना हुआ क्या पिछले 5 साल 10 साल में, जब से आप पार्टी में काम कर रहे हैं, और शायद आपने ना बताई हो लेकिन यहाँ आप शेयर करना चाहेंगे? 3 इंसिडेंट्स इमीडिएटली मुझे ध्यान में आ रहा है। मैंने इसीलिए पूछा कि यहाँ डिस्क्लोज हो जाएगा, वो अच्छा रहेगा। आज आप कुछ ऐसे नए नए चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे भी एक मौका मिल रहा है। मैंने जब युवा मोर्चा में काम करता था बेंगलुरु के सेक्रेटरी रूप में, बाद में युवा मोर्चा के कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी के रूप में, मैंने जिंदगी में, मेरे लाइफ में कभी मैं प्रधानमंत्री जी के साथ बात करने का मौका मिलता है ऐसे मैं कभी नहीं सोचा था। एक दिन कर्नाटक के चुनाव के दौरान मोदी जी के साथ युवा कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन इंटरेक्शन का कार्यक्रम था, और जो 5-6 कार्यकर्ता सेलेक्ट हुए थे मोदी जी को प्रश्न पूछने के लिए, उनमें से मैं भी एक था। और मैं लगभग सुबह 7 बजे 8 बजे से, वो 11:30 तक था, पर लगभग सुबह 7-8 बजे से ही कंप्यूटर खोल के इंटरनेट कनेक्शन ठीक है या नहीं है, वो बग नहीं होना है, ये प्रॉब्लम नहीं होना है, ये सब तैयार करके मैंने बैठा था। और घर में जहाँ बहुत अच्छा सनलाइट आता था, वो सब जगह ढूंढ के वहाँ जाके बैठा कि वहीं से वीसी करना है। और मोदी जी के साथ जब शुरू हुआ, और मैंने मेरा नाम भी बोला और मोदी जी को प्रणाम किया, नमस्ते मोदी जी, मैं तेजस्वी सूर्या हूँ, कर्नाटक के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हूँ, ऐसे। सो तुरंत मोदी जी ने वहाँ से उन्होंने रिमार्क किया, आप बहुत बढ़िया, आपका नाम भी तेजस्वी है, आप सूर्या भी है, ठीक है। और वो जो मोदी जी का रिमार्क था, वो 3-4 साल के बाद जब मैं चुनाव में कंटेस्ट करने के लिए गया, संयोग से वो इतना वायरल हुआ वो वीडियो, वो ऐसा हुआ कि मोदी जी मुझे लिए पर्सनल कैंपेन किया हुआ है। सो वो एक ये है, और उसमें ये भी है कि जब मैं मोदी जी से ये सब व्यवस्था मैंने किया था कि डिस्टरबेंस नहीं होना है, आईटी का प्रॉब्लम नहीं होना है, डिस्टरबेंस कुछ नहीं होना है, मोदी जी के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे बोलते हैं ना, व्हेन यू वांट एवरीथिंग टू गो राइट समथिंग गोज रॉन्ग। सो जब मोदी जी के साथ कॉन्वर्जेशन में था और पीछे मेरा मौसी आके ऐसे देखी है, ठीक है, वो वीडियो, सो उनके भी एक फोटो बॉम्बिंग जैसा हुआ है। सो दैट इज वन एग्जाम्पल। सेकेंड, आई विल टेल यू, जब हम चुन के यहाँ आए और छोटी छोटी टोली में मोदी जी नए सांसद के साथ इंटरेक्ट करते थे, और फर्स्ट टाइम मोदी जी के साथ एक कमरे में बैठने का मौका था, और छत्तीसगढ़ से या झारखंड से किसी अपने एक सांसद, उनके जर्नी के बारे में वो बोलना शुरू किया।
He was earlier working as a leader of some trade union for coal mines etc. and walking for long distances. उनका ये कहानी था कि वो किलोमीटर तक रोज बिना पैदल वो जाते थे और बहुत गरीबी से वो पार्टी में काम करके करके संघ में काम करके करके आए थे. जब वो सांसद उनके जो स्टोरी को रिकलेक्ट कर रहा था और उनके कहानी बता रहा था, मोदी जी के आंख में इमीडिएटली आंसू भर गया था. और जब एक जो बार वो जो सांसद बात करता था और ही ऑल्सो ब्रोक डाउन एंड उनको भी थोड़ा पानी वानी देके बात किया, मोदी जी पूरा गदगदित हो चुके थे. मतलब जो गरीब के प्रति दीन दलित के प्रति जो कमिटमेंट मोदी जी का है ना, वो रियल है. वो 100% सिंसियरिटी के साथ कमिटमेंट है. सो व्हाट आई सॉ दैट डे वाज द एम्पैथेटिक फेस ऑफ अ लीडर. When somebody is narrating his personal difficulty and saying that मैं किलोमीटर तक मैं बिना पैदल जाता था, देश के प्रधानमंत्री के आंख में तुरंत आंसू आ गया. एंड ही कनेक्टेड विथ हिम एट दैट ह्यूमन लेवल. लीडरशिप का जो सबसे बड़ा क्वालिटी होता है वो एम्पैथी होता है, और मोदी जी में ये एम्पैथी एट अ सिंसियरिटी लेवल में है. ये दूसरा एग्जाम्पल है. और तीसरा जो एग्जाम्पल है, मोदी जी एक बार बैंगलोर आए थे और हम सब उनको इनवाइट कर मतलब रिसीव करने के लिए वो लाइन में लगे थे. और मुझे तो देश के करोड़ों जनता में जो भावना है मोदी जी को देखते हुए जो डिविनिटी का भाव जो पैदा होता है, वी लुक एट मोदी जी एज somebody who has a special divine energy in him. So बहुत स्वाभाविक रूप से मैं मोदी जी का चरण स्पर्श करने के लिए मैंने I bowed down and I touched his feet. और मोदी जी ने मुझे ऐसे उठाया, बोला आप नहीं जानते हो ये नहीं करना है. क्यों किया? What to say? I said sorry मोदी जी. So he said ये मत करो, ये राजनीति में ये प्रथा अच्छा नहीं है. सो मतलब मैं उनसे 50 साल से कम आयु का हूं, पर जब मैं भी उनको पैर छूने का प्रयास मैंने किया, वो मुझे उठा, वो बोला ये मत करो, हम सब एक ही कार्यकर्ता है पार्टी का. These are small things which reflect the culture of this party. These are the 3 examples that I think have had a profound impact. जो अभी जब आपने पूछे on the बहुत अच्छा. so this is what makes the भारतीय जनता पार्टी special. मैं आज इस सेशन का 2 लास्ट और क्वेश्चन और क्विकली आपसे उसका जवाब चाहूँगा. अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी आपके एक ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े थे, नमो मतदाता, फर्स्ट टाइम वोटर. तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर. फर्स्ट टाइम वोटर, यदि आपको 1-2 लाइन में कहना हो कि क्यों प्रधानमंत्री जी के लिए, इस देश के लिए इस बार बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट टाइम वोटर मोदी जी को वोट करें. 2 कारण के लिए. देश के युवा मतदाता, विशेष रूप में देश के नव मतदाता भारत के भाग्य विधाता है. क्योंकि 2014 में और 2019 में जब आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, मोदी जी के चुनाव इलेक्शन में जो एक्स फैक्टर के रूप में काम किया वो देश के युवाओं के वोट्स थे. बिकॉज वी वांटेड अ न्यू इंडिया, एंड आई हैव सेड दिस एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. मोदी जी इज नॉट ओनली द क्रिएटर ऑफ न्यू इंडिया, मोदी जी इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ न्यू इंडिया. क्योंकि इट वॉज द यंग पीपल हु वांटेड अ चेंज, इट वॉज द यंग पीपल हु वोटेड एंड इलेक्टेड नरेंद्र मोदी. सो 2014 में और 2019 में और आज के चुनाव में जो फर्क है फर्स्ट टाइम वोटर्स के, हम 2014 में जब फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में हम वोट किए, वी हैड सीन दैट बैड गवर्नेंस ऑफ 10 years. वी हैड अ मॉडल टू कॉन्ट्रास्ट, what is good governance and what is bad governance.
2019 में भी the memory of bad governance of the UPA era was very raw. But unfortunately, or fortunately, because you have had a good governance for 10 years, the first time voters of today, they do not have an example that they lived through of bad governance. So the only thing they can compare to with, the only thing they have seen is good governance of the 10 years of Modi government. So the reason why it is very important for the young of today, the first time voters of today, why they are essential, to answer your point, is their vote determines the good governance for the next 10 years, which is going to be the foundation of what India will be in 2047. And because they have not seen the bad governance they have not experienced any bad governance at the national level, the only yardstick for measurement is the good governance of Narendra Modi. So what we need to do as young Karyakartas and through programs like this is to not only make them understand the importance of good governance of today, but also remind them of the dark days of bad governance, which will return if we are not vigilant. इस सेशन के शुरू करने से पहले मैंने कई युवाओं से बात किया कि तेजस्वी जी आ रहे हैं, आपके कुछ सवाल हो सकते हैं क्या, और उसमें से एक सवाल कई सवालों को मिला के मैंने बनाया है और आपसे पूछना चाहूँगा। कई युवा आपका वीडियो देखते हैं, आप बहुत ध्यान में मंत्र पढ़ रहे होते हैं संस्कृत के बहुत अच्छे से, कई बार आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं, आप बहुत अच्छे रीडर भी हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 100 वर्ष के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, बल्कि 1000 वर्ष की उन्होंने कह दी है, ऐसे में युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते, एक सबसे युवा सांसद में से एक होने के नाते, देश के युवाओं को जब आपके दिनचर्या को वो देखते हैं तो उनको लगता है कि कैसे मैनेज करते हैं ये, हमें कैसे करना चाहिए और हमको भी राजनीति में कैसे आना चाहिए, सब करते हुए, घर संभालते हुए। आपसे मेरा आज के सेशन का ये आखिरी सवाल। थैंक यू। जो राजनीति में आना चाहते हैं ऐसे युवाओं को मेरा एक बहुत प्रामाणिक और सिंसियर जो मेरा रिक्वेस्ट है, पॉलिटिक्स में कभी भी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एम्बिशन को रखते हुए आप काम करने के लिए मत आइए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कंट्रोलेबल से ज्यादा वेरिएबल्स होता है। सो आप अगर सिर्फ एक पर्सनलाइज्ड एम्बिशन को रखकर आप पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं तो निराश होने के लिए हर दिन आपके पास एक चैलेंज आ जाता है। जब आप एक इम्पर्सनल आइडियल के साक्षात्कार करने के लिए आप जब पॉलिटिक्स में आते हैं, देन अप्स एंड डाउन्स एट अ पर्सनल लेवल विल नॉट ट्रबल यू एंड नॉट ब्रेक यू डाउन। ये फर्स्ट एटीट्यूडनल एक चीज समझ में आकर पॉलिटिक्स में आना है, फर्स्ट चीज। सेकंड, आपने पहले भी बोले कि यू सेड आफ्टर आई गॉट इलेक्टेड मेनी हु वर इन छात्र राजनीति सेड अच्छा हम भी ऐसे कुछ बन सकते थे। मोदी जी भी बहुत सारे जगह पे किए हैं और पार्टी के अपने नेता भी, पार्टी के जो मार्गदर्शक होते हैं, संगठन मंत्री होते हैं, वो सब हमने हमेशा बोलते रहते हैं यहाँ कुछ बनने के लिए मत आओ, यहाँ कुछ करने के लिए आओ। ये दूसरा एटीट्यूड के साथ हम पार्टी में काम करने के लिए आना है। तीसरा, आपका घर का, आपका माताजी पिताजी का और परिवार का जो व्यावहारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर होता है, फाइनेंशियल हो गया, बाकी हो गया, उसको आप एक हद तक रेडी करने के बाद ही आप पॉलिटिक्स में आना है। बिकॉज मेनी पीपल विल गिव यू ऐसे होगा, ये करो, ऐसे नहीं होगा। योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आपका एजुकेशन, आपका करियर, ये सब करने के बाद साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आपको बोलता हूँ, आपने प्रश्न पूछा आप समय कैसे मैनेज करते हैं, कभी सही सारी चीज़ कैसे करते हैं। आई कैन ओनली टेल यू विथ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी कि आज मैं जो भी हूँ व्यक्तिगत स्तर पे या पब्लिक लाइफ में, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द कल्चर ऑफ दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द भारतीय जनता पार्टी। इस संगठन आपको, मैं अभी 2 दिन पहले, मैं ये लास्ट विषय करके, क्योंकि मनसुख जी भी आ गए हैं,
ये पार्टी का विशेषता यह है राजीव जी कि विथआउट यू अंडरस्टैंडिंग और विथआउट यू कॉन्शियसली knowing that you are learning, this party teaches you a lot of things. जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें 1 महीने पहले 2-3 अपने कार्यकर्ता को बुलाकर उन्होंने एक निर्देश दिया। देश के 5000 से अधिक स्थानों पर 50 लाख से ज्यादा नव मतदाताओं के साथ मोदी जी से डायरेक्ट संपर्क करके कार्यक्रम कराना है, युवा मोर्चा करना है। Immediately my reaction was, ये क्या बोल रहे हैं? देश के 5000 स्थानों पे 50 लाख युवाओं के साथ कैसे कर सकते हैं? But we did it. मतलब आप रामायण के वो ये है ना, जब हनुमान जी जाते हैं और लंका के लंघन करने के समय में, एंड देन जांबवान, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस अपने के लिए नहीं होता है, बट जांबवान आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके पास एक क्षमता है, आप जाओ करो। सो संगठन आपको अपने आप में जो क्षमता है पर विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, इसको आप में उजागर करके द संगठन विल इग्नाइट समथिंग दैट यू हैव इन यू बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। आपने में जो पोटेंशियल है उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करने का काम भी पार्टी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी सूर्या जी। और युवा भारत गुड गवर्नेंस पे इससे अच्छी बातचीत तेजस्वी सूर्या जी से अच्छा वक्ता आज के इस सत्र में कोई हो नहीं सकता था। तेजस्वी जी ने बहुत अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया। आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। तेजस्वी जी का पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक बार इस सुशासन महोत्सव में मुझे बुलाकर इस कार्यक्रम में आप सब से बात करने के लिए मौका विनय सहस्रबुद्धे जी ने दिए हैं। मैं आप सब की ओर से, व्यक्तिगत तौर से विनय जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।